हेलो बच्चों। तो आपको पता होगा कि ऐप का सर्वर क्रैश कर गया, जिसकी वजह से आज की लाइव क्लास नहीं हो पाई। मुझे पता है आप लोग बहुत दुखी हो और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो। मैं भी बहुत दुखी हूँ। सडनली बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया और सर्वर क्रैश कर गया। ऐसा नहीं था कि हमें आइडिया नहीं था, हमें आइडिया था कि क्राउड ज़्यादा आएगा, हमने तैयारियाँ भी की थी, फिर भी ऐसा हो गया। आई एम रियली सॉरी एंड आई अपोलोजाइज फॉर वॉट हैपेंड टूडे। हमारी ऐप डेवलपमेंट की टीम दिलो जान से लगी हुई है कि जल्दी से लक्ष्य बैच को, अपने लाइव बैच को हम वापस लेके आएं। ऐप डेवलपमेंट टीम के हेड से अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई है रात में, तो उन्होंने बोला कि सर हम तब तक पलके नहीं झपकाएंगे जब तक आपका लाइव बैच रिज्यूम ना कर दें। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा है नहीं, सो एवरीवन इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट। थोड़ा सा साउंड का भी प्रॉब्लम था, उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। कई बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये विजय माल्या है, बन के उड़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यही हूँ आपके सामने और रहूँगा। मीनवाइल हमने ये सोचा कि कम से कम आज का लेक्चर हम आपको डिलीवर कर दें, भले ही वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि आगे सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, लाइव होंगे, जो प्रॉमिस किया है वही होंगे। बस हमें ये लगा कि आपकी पढ़ाई ना रुके, आपका दिन ना खराब हो और जो एनर्जी आपकी लो हुई हो वापस थोड़ी सही हो जाए। मेरा भी इंथो थोड़ा लो हो गया था, तो मैं अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आया हूँ कि कम से कम आपको एक लेक्चर पढ़ा दूँ। बहुत मेहनत से बनाया है। सो आप लोग भी अपने अंदर से सारी निगेटिविटी निकाल दो। अगले 1-1.5 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाओ, दिल से दिल मिला लो, ये लेक्चर बढ़िया से पढ़ लो, मजा आ जाएगा। उसके बाद भले ही गाली देना। तो शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर नॉट सो ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड मैक्सिमम लोग पढ़ चुके होंगे अब तक, तो सर आप नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे, इन डिटेल पढ़ाएंगे, मजा दिला देंगे। लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाओगे सर? वही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो तो पढ़ाएंगे ही। साथ में बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आए हैं। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे ना आपको जो आपने ना किताब में पढ़ी होगी ना यूट्यूब पे किसी वीडियो में देखी होगी। तो बहुत मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बढ़िया एकदम पीपीटी बना हुआ है, स्मार्ट बोर्ड। तो सबसे पहली बात आती है टुडेज गोल। आज का गोल क्या है सर? आज का गोल है ऐप स्टोर पे जाएंगे और फिजिक्स वाला की रेटिंग खराब करेंगे, गंदे गंदे रिव्यू लिखेंगे। नहीं, तो आज का गोल क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा टॉपिक से आपका। आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एक छोटा सा टॉपिक है, फिजिक्स की एक बड़ी सी ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक छोटा सा पार्ट है। यहां से आने वाले अगले 6-7 चैप्टर सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, है ना, कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, वगैरह। फिर आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके अंदर आप चार्ज की कई प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, पर उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि ये बोर्ड में ज्यादा आती है इसीलिए फेमस है। तो इसको भी इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आएगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वही कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, तो उसको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा डीपीपी ओवरव्यू, मेहनत बर्बाद। डीपीपी सबको पता है क्या होती है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें हर लेक्चर के हम आपको 10 से 12 बढ़िया सवाल देंगे, आपको लगाना है, फिर अगली क्लास में आना है। तो इस लेक्चर के भी 10 से 12 बढ़िया सवाल होंगे, वो आपको मिलेंगे साथ में इस लेक्चर के। ओवरव्यू मतलब जैसे कोचिंग में नहीं जाते थे, जब टीचर असाइनमेंट देता तो लास्ट में बोलता था ये वाला सवाल ऐसे कर लेना, ये ऐसे ना, थोड़ा सा नहीं, कोचिंग खत्म होने के पहले लास्ट के 5 मिनट में, फिर घर जाके लगाते थे, फिर समझ में आता था सर ने बहुत कम बताया है। तो वही हम करेंगे, सॉल्व नहीं कराएंगे, थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हैं। उसका एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पहला चैप्टर। ये देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आपकी किताब की शुरुआत के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्ज और मैग्नेटिज्म से डील करती है। अब चार्ज बोल लो या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी लिखा होता है किताबों के ऊपर, उससे डील करती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिजिक्स ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग नहीं मानती, और आज से 2-3 महीने बाद आप भी नहीं मानोगे, है ना। अगले 2-3 महीने यही चल रहा है। और एक बात याद रखना कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ये टॉपिक, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहीं बीच में कुछ छूटा तो आगे समझ में आने में दिक्कत होने लगेगी। अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें जो आप लेटर ऑन पढ़ोगे, तो वहां हो सकता हो थ्योरी से काम चल जाए, यहाँ कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, है ना।
अब इसके अंदर इसके दो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। भाई इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ोगे चार्ज एट रेस्ट। थोड़ी सी राइटिंग अभी माफ करना, नए नए खिलाड़ी हैं, धीमे धीमे इसमें भी पक्के हो जाएंगे स्मार्ट बोर्ड में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, डायनेमिक्स मतलब मोशन, तो चार्ज इन मोशन की बात करेंगे। तो समझ रहे सारी कहानी चार्ज की ही है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। जब चार्ज एट रेस्ट है तब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के बीच में कितनी फोर्स होती है, कूलम्स फोर्स वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट चार्जेस और डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सेकंड चैप्टर आपका पोटेंशियल की बात करेंगे, कैपेसिटर की बात करेंगे, डाइपोल की बात करेंगे। खास बात यह है कि यहाँ पे चार्ज हमेशा रेस्ट पे रहेगा, फिर चार्ज जैसे ही मोशन में आएगा, भाई चार्ज चलेगा तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो आ गया थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर चार्ज जब मोशन में आता है तब वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी एक्सपीरियंस करता है, तो चौथा चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का इफेक्ट चार्ज के ऊपर तभी होगा जब चार्ज मोशन में होगा। एक ठहरे हुए चार्ज पे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आता। इसके बाद आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक बोरिंग सा चैप्टर लगता है बच्चों को पर मजा आएगा। इसमें बताएंगे पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा इसमें भी। ऐसा लगता है बोरिंग, मजा बहुत आएगा जब हम पढ़ाएंगे। इसके बाद 6th चैप्टर है जादू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका नाम मैं जादू रखता हूँ, है ना। अपने हाथ में मैग्नेट लेंगे, उसको झुमझुम झुमझुम हिलाएंगे और उधर करंट बन जाएगा, बल्ब जल जाएगा, जादू होगा। मैग्नेट लेके हिलाएंगे, वहां बल्ब जल जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। सर करंट तो पढ़ चुके हैं, ये जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे इसमें करंट होगा डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जो बैटरी वगैरह से मिलता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो जनरेटर से बनता है ना, जो आपके घर पे सप्लाई होता है, एसी करंट। क्या सर दोनों डिफरेंट होते हैं? हाँ भाई दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं, पूरी इनकी मैकेनिक्स, पूरी कैलकुलेशन सब कुछ अलग होती है, ठीक है। ठीक, तो इन दो पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिवाइड होगा और इसको कवर करने में आपके अगले 2-3 महीने निकल जाएंगे। तो सर इसको क्यों पढ़े, अभी बताते हैं क्यों पढ़े, अभी पढ़ने लगोगे। देखो परसेंटेज ऑफ इट कमिंग इन वेरियस एग्जाम्स, हाँ सर अब पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई क्लास 12 जरा सामने देखो, 70 नंबर में से 33 नंबर, 33 नंबर्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा, करीब करीब 50%। अरे यहाँ तो बहुत साफ साफ 47 लिखा है पॉइंट, अरे 85 को बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, करीब करीब। जेईई मेंस की बात करें तो इसमें 30 से 40% आ रहा है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। और अगर नीट की बात करें तो इसमें भी एक कंसिडरेबल अमाउंट है, 22 से लेकर 27%। ये डेटा पिछले 3 साल का है, तो उसके पहले क्या जाए बाबा आजम के जमाने में। तो अब समझ में आ रहा है कि सर पढ़ना पड़ेगा। चलो ये तो अगर नहीं भी टारगेट कर रहे हैं तो भी सर बोर्ड के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, और कॉन्सेप्चुअल है, याद रखना, ठीक है। अब इंटरेस्ट आ गया सर, मार्क्स देख के ना दिमाग खुल जाता है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात पहली बार हुई थी कब, 600 साल पहले पहली बार इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात हुई थी। कब, 600 BC में, बिफोर क्राइस्ट। 600 साल में नहीं, 600 साल बिफोर क्राइस्ट हुई थी। और कहां पे बात हुई थी इसकी, ग्रीक में पहली बार, है ना। अरे भाई आदि मानव टाइप के लोग रहे होंगे, उन्होंने पत्थर रगड़ा होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ई का है भैया है ना, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ चार्ज जैसा है। मॉडर्न डे पे आ जाए तो आज के टाइम पे चार्ज की जो डेफिनेशन है जरा ध्यान देना, चार्ज की डेफिनेशन ध्यान देना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which matter experiences electric and magnetic effects। ध्यान से, ये प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक्सपीरियंस करती है कौन कौन से इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। आपने देखा भी, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट मोशन, है ना। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट है, जितना भी मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है,
वो किसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है? चार्ज की वजह से। धीमे धीमे समझ में आएगा कि कैसे, हर एक चैप्टर में आप देखते जाओ। आप ये भी बोल सकते हो बच्चों की चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब बोलोगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी जिसके आप और अंदर ना खोद सको। जैसे हम आपसे कहें किसी बॉडी के पास मास है, अब हम बोले मास क्यों है, कोई आंसर नहीं। सिमिलरली इसका भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की ये है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, आप इसके अंदर खोद के नहीं जा सकते। कई लोग बोल रहे हैं सर चार्ज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत दिमाग है, मान गए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्यों होता है? किसी बॉडी पे चार्ज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव हो जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्यों है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। मतलब चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज के लिए जो हम फिजिक्स में सिंबल यूज करते हैं सभी को पता होगा, चार्ज का सिंबल होता है Q। चार्ज की जो SI यूनिट है, चार्ज की जो SI यूनिट है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, कूलम, अगास्था डीन कूलम है। इन्हीं का कूलम्स लॉ भी आपको पढ़ना है अगले लेक्चर में। कूलम चार्ज के जो डायमेंशन है, डायमेंशन निकाल पाओगे? जल्दी से निकालो डायमेंशन से। भाई चार्ज का फॉर्मूला बोलो, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। अरे सबने पढ़ा होगा ना, करंट I इज इक्वल्स टू Q बराबर T। दिखाई पड़ रहा है यहाँ बोर्ड? वाह सर, अब तो आपका बढ़िया इरेजर हो गया। I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। करंट के लिए बच्चों जो डायमेंशन यूज होता है वो होता है एम्पियर का A, और टाइम के लिए T। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, A की पावर 1 T की पावर 1। और क्या बताएं भाई चार्ज के बारे में? चार्ज दो प्रकार के होते हैं, सबको पता ही होगा, है ना। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और क्या पता करना है? हाँ, ये पता होगा आपको कि पॉजिटिव पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा? रिपेल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रैप्ड हो जाएगा, है ना। तो सबको पता है ये डेफिनेशन। क्या इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं, है ना, नया नया आया, थोड़ा शौक लगा है मैं भी। लाइक चार्जेस रिपेल, और क्या? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो चार्ज के बारे में इतनी ही बातें, ये याद रखना, ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर पाता है। ठीक है, और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आप इसके और अंदर जाके इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे मास को आप और अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मास और चार्ज दोनों इंट्रिंसिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कुछ। नोट करना हो नोट कर लो, नोट्स आपको मिलेंगे लेक्चर के बाद। हाँ, चार्ज और मास में डिफरेंस कह लो, कंपैरिजन कह लो, सिमिलरिटी कह लो। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब नहीं समझ में आ रहा सर? फंडामेंटल, जिसके आप और अंदर ना जा सको। मास कैसी प्रॉपर्टी है? मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इन दोनों में से ज्यादा इंट्रिंसिक कौन है पता है? मास ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। मास कितने प्रकार का? मास एक ही प्रकार का होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव मास सुना है? हाँ होता है। कहां पे होता है? सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में। किसने बनाया? हम लोग ने बनाया, होता नहीं है ना। एक धोखेबाज कॉन्सेप्ट होता है, नेगेटिव मास मान के सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ई का कह रहे हो सर? छोड़ो अब 11th की पुरानी बातें पुराना दर्द सर, एक जिंदगी का पहला प्यार और एक 11th की मैकेनिक्स सबसे बड़ा दर्द जीवन का। चलो वापस आते हैं इस पे। तीसरा पॉइंट, बड़ा अच्छा डिफरेंस है, बड़ा अच्छा डिफरेंस है बच्चों। जो चार्ज होता है, चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ता है। किसी बॉडी का चार्ज 5 कूलम है, उसको बबीता अपने कार में रख के 100 की स्पीड पे कार चला दे, तब भी वो चार्ज
5 कूलम 2 कूलम जो भी है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। पर मास के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, मास स्पीड के साथ चेंज होता है, सच्ची बात है एकदम। मास वेरीज विथ स्पीड, एकदम सच है ये। मास वेरीज विथ स्पीड। देखो दूसरे कलर के मार्कर से लिखेंगे तब ज्यादा फील हो जाएगा। फॉर्मूला देखो, यम इज इक्वल्स टू यम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर। यम इज इक्वल्स टू यम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बटे सी स्क्वेयर, जहां सी है स्पीड ऑफ लाइट और वी है स्पीड ऑफ बॉडी। अब कहोगे सर डे टू डे लाइफ में तो हमें पता ही नहीं चलता, हम तो दौड़ते हैं तब ऐसा तो नहीं फील होता कि हम हल्के हो गए हैं। सर कितने दिन दौड़ना पड़ता है तब इतना सब वजन कम होता है। अरे यार बात ये ना कि जो मास बढ़ता है, बढ़ता है एक्चुअली, कम नहीं होता, बढ़ता है, वो बहुत ही कम बढ़ता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। क्यों? क्योंकि नीचे देखो सी स्क्वायर है स्पीड ऑफ लाइट, तुम कितनी स्पीड पे दौड़ोगे भाई? 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या रखा है? 3 × 10⁸। अब 10 को डिवाइड करोगे 3 × 10⁸ से करीब करीब 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1 रहेगा। मास कितना आएगा? m0। यहाँ पर जो m0 होता है ये होता है रेस्ट मास, जब बॉडी रेस्ट पे, और m होता है जब बॉडी v स्पीड से चल रही है। तो मैंने बताया जैसे तुम्हारी कितनी स्पीड होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, उसको डिवाइड करो स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ से। भाई 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 3 × 10⁸ कितना? करीब करीब 0। 1 माइनस 0 इज 1। m किसके बराबर है? m0 के। तो बॉडी का जनरली मास ऐसा लगता है हमें कि रेस्ट मास के बराबर है, पर कुछ तो चेंज होगा। ये वैल्यू एक्चुअल में 0 तो नहीं होगी, थोड़ी तो 0 से बड़ी होगी। 1 माइनस ये वैल्यू 1 से थोड़ी तो छोटी होगी, ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो ये ओवरऑल टर्म थोड़ा तो बड़ा होगा। तो जब भी बॉडी मोशन में होती है तो उसका मास इंक्रीज करता है। बात दिमाग में डाल लो, जब भी बॉडी मोशन में होती है बॉडी का मास इंक्रीज करता है। अच्छा जरा सोचो, किसी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड की आधी हो गई, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल, v हो गई c/2, तो m कितना हो जाएगा? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ कैलकुलेट करें। m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v है c/2, तो ये c स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3/4। अंडर रूट से 4 बाहर आके ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? m0 अपॉन 4 माइनस 1 अंडर रूट 3/4, यहाँ से 4 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2 m0 अपॉन रूट 3। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, 2 m0 अपॉन 1.732। ये वैल्यू डेफिनेटली m0 से बड़ी है। देखो ना, ये इससे डिवाइड होगा तो ये 1 से बड़ा आएगा कि नहीं? है ना, नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू m0 से बड़ी हो गई कि नहीं? तो डेफिनेटली जब स्पीड हायर होती है तब ये इफेक्ट फील होता है। डे टू डे लाइफ में फील नहीं होता, पर हमारा दौड़ते वक्त थोड़ा सा मास बढ़ा जाता है। 0.00001% हमारा मास बढ़ा होता है जब हम दौड़ते हैं। भाई मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो पढ़ा ही था। हाँ, जब तुम दौड़ते हो तुम्हारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, तो वो एनर्जी भी तो कुछ मास कंट्रीब्यूट करती है। अरे ये पूरी कहानी मैं कई बार समझा चुका हूं। देखो मास जो होता है वो होता है E डिवाइड बाई सी स्क्वायर। हाँ ये देखो ना, लिखवा रखा है m इज इक्वल्स टू E बाई सी। अरे पढ़ा होगा E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर करके, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर पढ़ा है। m इज इक्वल्स टू E बाई सी स्क्वायर, मास क्या है? एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर, यही तो मास होता है। जब कोई बॉडी मोशन में आएगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी डिवाइड बाई सी स्क्वायर, तो उसका मास बढ़ जाएगा। अब यही बात है, तुम्हारी दौड़ते वक्त काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और सी स्क्वायर बहुत बड़ा होता है। जब तुम दौड़ते हो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और सी स्क्वायर बहुत बड़ा, तो जो मास मिलता है एक्स्ट्रा वो बहुत ही कम मिलता है। तो पर जब भी बॉडी मोशन में आती है तो उसका मास, फिर से बोल रहा हूं, इंक्रीज करता है। डे टू डे लाइफ में बहुत कम। अगर आप बात करो किसी की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास है तब मास काफी वेरी कर सकता है। ठीक है, तो नीचे वाली कैलकुलेशन में मिटा रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि हाँ, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट
विदाउट मास, मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। किस चीज पे चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन पे होगा, प्रोटॉन सबके पास मास होता है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अरे जितनी भी न्यूट्रल बॉडी होगी उसका भी तो मास होगा, न्यूट्रॉन का भी, हर चीज का मास होता है। हम भी चार्ज नहीं है, हमारे पास भी मास है। तो मास हर बॉडी का होता है, पर चार्ज हर बॉडी के पास नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। मास की प्रॉपर्टी है चार्ज, ना मैटर की कह लो या मास की। किसी भी चीज के पास मास तो होगा, उसमें से कुछ चीजों के पास चार्ज भी होगा, है ना। तो चार्ज मास की ही एक प्रॉपर्टी है। कुछ मासेस के पास चार्ज होता है, कुछ के पास नहीं। तो ये है कंपैरिजन चार्ज और मास का। इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, चार्ज डू नॉट वेरी। अभी आगे बताएंगे इनवेरियंस ऑफ चार्ज करके एक पॉइंट आएगा प्रॉपर्टी, उसमें फिर बताएंगे कि चार्ज 5 कूलम अगर रेस्ट पे है तो चलते वक्त भी 5 कूलम, पर मास ऐसा नहीं है। रुका हुआ 5 kg, तो चलते चलते 5.0001 kg हो जाता है। तुम्हारा मास मान लो 50 kg है, तो दौड़ते वक्त तुम्हारा मास 50.0001 kg हो जाता है। क्लियर है बात? बहुत कम बढ़ता है। और कब ज्यादा बढ़ता है? जब स्पीड आपकी लाइट की स्पीड के आसपास हो। इसमें एक दो वैल्यू रख के देखना, समझ में आ जाएगा। एम नॉट रेस्ट मास है, एम आपका एक्चुअल मास। खैर अपना टॉपिक मास नहीं, चार्ज है। आगे बढ़ते हैं। ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेस। जब भी किसी बॉडी को आप चार्ज करोगे, या तो उसका मास इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। और देख लेते हैं, मान लो अपने पास कोई बॉडी है और मान लो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज बॉडी हो गई। क्या इसका मास चेंज होगा? बिल्कुल होगा भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, है ना। क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास भी तो होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। थोड़ा ही सही पर होता तो है। यानी इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, इसने मास भी लूज किया। तो जो भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी उसका मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा, मास विल डिक्रीज, है ना। बहुत ही छोटी सी बात थी, डीपीपी में एक सवाल भी मिल जाएगा इसका। अब मान लो कोई बॉडी है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली उसने मास भी तो गेन किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ मास भी तो है। तो यहां क्या हो जाएगा? मास विल इंक्रीज, मास विल इंक्रीज। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। पहला, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ये तो सबको पता है, एक बॉडी मान लो चार्ज है, दूसरी अनचार्ज है, दोनों को साथ में रख दें तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी। जैसे क्लास में एक बदमाश बच्चा, एक शरीफ बच्चा, दोनों को साथ बैठा दें तो क्या होगा? दोनों शरीफ बन जाएंगे? भूल जाओ, कभी नहीं, दोनों बदमाश बन जाते हैं। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर के तरीके होते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन, बाइफ्रिक्शन, वो आगे पढ़ेंगे। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये हमने बता दिया कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो डेफिनेटली उसके पास मास भी होगा, है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट करे। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ऐसा नहीं हो सकता किसी बॉडी के पास चार्ज है पर मास नहीं है। इसमें कुछ और है नहीं समझाने वाला। चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई। इसकी आप जो डेफिनेशन पढ़ते हो थोड़ी सी गलत होती है, पर लिख देते हैं हम भी फिर से। क्या? चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but can only be transferred from one body टू अनदर। तो ये डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी यही चिपका देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास में भी यही चिपका देते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। थोड़ा सा ना ये डेफिनेशन गलत है, वैसे तो ये एस भी गलत लिखा था और थोड़ा सा ये डेफिनेशन भी गलत है, अभी आगे समझ में आएगा। जो सही डेफिनेशन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो चार्ज इज कंजर्व्ड बोलो या
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी जो सही डेफिनेशन बनेगी बच्चों वो ये बनेगी, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसके आसपास कोई ना आए, है ना, जिससे कोई ना मिले, जैसे आप हो जिसको कोई नहीं मिल रही तो ऐसा जो भी सिस्टम है उस पे टोटल चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, या रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स कंजर्व्ड। ये डेफिनेशन सही है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक बॉक्स है जो कि कंप्लीटली आइसोलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर मान लो 3 चार्जेस हैं, 1 2 3। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। तो एक मान लो 3 कूलम का है, एक मान लो 2 कूलम का है, एक मान लो 1 कूलम का है। ठीक है, अब आइसोलेटेड है, कुछ हुआ नहीं। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि अंदर ही अंदर ये चार्ज आपस में कुछ इंटरैक्ट किए, ठीक है, आपस में इन्होंने कोई खेल खेला, और वो खेल खेलने के बाद इसके ऊपर चार्ज हो गया -1 कूलम, इसके ऊपर चार्ज हो गया -1 कूलम, इसके ऊपर चार्ज रह गया मान लो 3 कूलम। अब पूछा इसके ऊपर चार्ज क्या है, ठीक। तो जो टोटल चार्ज, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो यहाँ का टोटल चार्ज और यहाँ का टोटल चार्ज सेम होगा। यहाँ टोटल कितना है? 3 2 5 1 6, तो यहाँ भी 6 आना चाहिए। 3 - 1 2, तो इसके पास कितना चार्ज होगा? 4 कूलम। समझ गए? ये वाला जो तरीका है ये एकदम सही है, ये सही नहीं है। अभी बताएंगे क्यों, अभी दिखाएंगे। चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, but the total charge of an isolated system remains constant और कंजर्व्ड। ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। चार्ज क्रिएट होता है, चार्ज डिस्ट्रॉय भी होता है। तभी तो बोला था ऐसा कंटेंट लेके आए कि मजा आ जाएगा। अभी आगे दिखाते हैं। ये वाली कहानी समझ गए? टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इसके ऊपर भी एक सवाल अच्छी क्लास में कराएंगे, दिमाग लगाना, बढ़िया सवाल होगा वो, ठीक है। इंडक्शन के सवाल में इसको मिला के कराएंगे। तैयार? आगे बढ़े। तो अभी ये प्रूफ करते हैं कि भाई ये डेफिनेशन गलत क्यों है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चिपकाते आ रहे हैं, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक फिनोमेना समझना होगा जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, इसमें क्या होगा? चार्ज क्रिएट हो जाएगा, आउट ऑफ नोवेयर सडनली चार्ज क्रिएट होगा। कैसे? ऐसे। ये है पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि एक फोटोन मतलब लाइट का पार्टिकल, या ऐसे समझ लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे समझ लो। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक, ठीक है। कोई एनर्जी ऐसे समझ लो, इसको आप एनर्जी समझ लो। ये जाके किसी हैवी न्यूक्लियस में टकराती है और इसके बाद 2 चार्ज पार्टिकल निकलते हैं। किस में निकलते हैं? पेयर में निकलते हैं। पहले कोई चार्ज नहीं था, बाद में 2 चार्ज बन गए। एक बना इलेक्ट्रॉन, जो आप जानते ही हो, एक बना पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का एंटाई पार्टिकल। हर किसी का एक एंटाई मैटर होता है, मैटर का एक एंटाई मैटर होता है, हर किसी पार्टिकल का होता है। आपका भी होगा कोई एंटाई, मिलेगा कभी जीवन में। आ जाओ, बस खुश हो गए। तो मिलना होता, अब तक मिल चुका होता, आगे मिलेगा कॉलेज में, ऐसी उम्मीद रखो कम से कम। तो इलेक्ट्रॉन का एंटाई पार्टिकल पॉजिट्रॉन। तो जब भी ना पेयर प्रोडक्शन, पेयर में प्रोड्यूस होते हैं ये, देखो समझो, इस तरफ चार्ज कितना है? टोटल चार्ज 0, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, एनर्जी है ये, एक वेव है, एक एनर्जी 0। इस तरफ भी टोटल चार्ज कितना है? 0। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 और पॉजिट्रॉन पे +1, है ना। -1 मतलब होता है एक्चुअली में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पे चार्ज होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इस पे चार्ज होगा +1.6 × 10⁻। अब टोटल चार्ज इस तरफ कितना है बच्चों?
0 और टोटल चार्ज इस तरफ भी कितना है 0. The total charge on an isolated system remains constant. Charge can be produced. चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, प्रोड्यूस हो गया. बट चार्ज जब भी प्रोड्यूस होगा किसमें होगा पेयर में होगा. मैटर के साथ उसका एंटी मैटर निकलेगा. ऐसा पार्टिकल निकलेगा जो पहले वाले का चार्ज कैंसिल कर देगा. इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन. यहाँ पे एक बढ़िया गामा वेव, एक बढ़िया एनर्जेटिक फोटोन, बढ़िया लाइट का फोटोन जाके हिट करता है. लाइट का नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फोटोन न्यूक्लियस पे हिट करता है और उसके बाद दो पार्टिकल निकलते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन. पेयर प्रोडक्शन के और भी कई एग्जांपल्स हैं, ये हम पढ़ा सकते थे, आपके लेवल में था. इस तरफ टोटल चार्ज 0, इस तरफ टोटल चार्ज 0. क्या चार्ज क्रिएट हुआ? हाँ, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बट द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. इधर भी 0 तो उधर भी 0. अब इसके बारे में एक बढ़िया सवाल मैं पूछने जा रहा हूं. तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ. क्या मास भी क्रिएट होता है? एक मिनट, इसका मास 0 होता है. मैं पहले तुमको क्लियर कर दूं. ये एक फोटोन है, ये एक फोटोन है और फोटोन का मास 0 होता है. तो इस तरफ तो मास 0 था, इस तरफ तो मास भी प्रोड्यूस हुआ. क्या पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के अपोजिट? नहीं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है. पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, चाहे प्लस ई हो चाहे माइनस ई हो, बोथ हैव सेम मास, कैंसिल नहीं करते. यानी इस तरफ मास भी क्रिएट हो गया. कंजर्वेशन ऑफ मास भी. फिर क्या है, पढ़ा रहे हो सर पहली क्लास में. इसका कोई मास नहीं. बोलोगे सर इसका मास है. अरे यार, ये तो दोनों तरफ है ना, ये तो बीच का है. ये तो कॉमन है ना, जो क्रिकेट टीम में होता है. ये तो दोनों तरफ है. इसे क्या कहते हैं? उस तरफ एक मास भी तो क्रिएट हुआ है. डेफिनेटली मास कैन बी क्रिएटेड. कहां से? मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इस तरफ ये क्या था? फोटोन. फोटोन क्या है? एनर्जी है. ये एनर्जी गायब हुई, किस फॉर्म में अपीयर हुई? मास के फॉर्म में. इन दोनों का मिलाकर जो मास, टोटल मास होगा वो कैसे आएगा? E डिवाइड बाई C स्क्वायर से. जो इस फोटोन की, इस गामा फोटोन की, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो गायब हो गई और वो एनर्जी गायब होकर क्या बन गई? इन दोनों का मास बन गई. मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यही तो बताया था. सो चार्ज कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज मास कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड. आप समझ में आ रहा है भाई? इस तरफ कोई मास नहीं है. ये फोटोन का मास 0 होता है. न्यूक्लियस तो दोनों तरफ है, किधर काउंट करोगे? वो तो था ही, है ही. ये तो नए क्रिएट हो गए. और इनका मास अपोजिट भी नहीं होता, बराबर होता है. 9.1 × 10⁻³ kg, 9.1 × 10⁻³ kg. चार्ज अपोजिट है, चार्ज कैंसिल हो गया, ठीक है. मास तो कैंसिल हो. तो मास कहां से आया? एनर्जी से. तो मास की जो कंजर्वेशन वाली जो पढ़ते हो, जो डेफिनेशन, वो भी गलत है. इसी से ही पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में. द सम टोटल ऑफ एनर्जी एंड मास रिमेन्स कांस्टेंट. हो सकता हो मास एनर्जी के फॉर्म में, हो सकता हो मास के फॉर्म में. थोड़ा बहुत आया. तो ये एक फिनोमेना था जिसमें चार्ज इज क्रिएटेड. पेयर प्रोडक्शन में आपने क्या सीख लिया? पेयर प्रोडक्शन में आपने सीख लिया चार्ज कैन बी क्रिएटेड. अब आपका कोई मासूम अज्ञानी दोस्त स्कूल में आके आपसे भौकाल मारेगा, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट. उसको ये दे देना, उसके मुंह पे मार देना. एक रात नींद नहीं आएगी उसको. क्या तुम्हें नहीं आई थी जिस दिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था? सर दुखती रख पे हाथ मत रखो. एक तो हुआ चार्ज कैन बी क्रिएटेड. कैन चार्ज ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड? यस, इट कैन बी. अगला फिनोमेना आ गया ना. पहले इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो तो फिर मिटाते हैं. EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. क्या ये? एनर्जी. इसका चार्ज कितना है? यहाँ लिख देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. और जो मास अपीयर हुआ ये कहां से हुआ? E डिवाइड बाई C स्क्वायर. अब आ जाओ, क्या चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड? यस. ये एक प्रोसेस होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन. एनिहिलेशन मतलब खात्मा. अगर कोई पार्टिकल अपने एंटाई पार्टिकल से मिल गया
इलेक्ट्रॉन यदि पॉजिट्रॉन से, एंटी पार्टिकल हैं, दोनों का चार्ज इक्वल एंड अपोजिट और दोनों का मास बराबर। अगर कोई पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिल गया तो भाई उसको जन्नत मिल गई, गायब हो जाएगा, दुनिया से गायब होके भाग जाएगा भाग के शादी कर लेगा, चला गया इसके साथ। आप समझ में आ गया। तो यस, पेयर एनिहिलेशन में बताता है चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, पर दोनों में देखो कंडीशन वही है, जब चार्ज क्रिएट हो रहा है तो भी किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है, पेयर में, और चार्ज जब डिस्ट्रॉय हो रहा है तो भी किसमें, पेयर में। दो चार्ज मिलते हैं, कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, बदले में निकलती हैं दो फोटॉन, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दो एनर्जी। यहां भी मास का प्रिंसिपल समझ में आ रहा है। ये मिले तो मास गायब हुआ, और मास किस फॉर्म में दिखा, फोटॉन के फॉर्म में। कितने फोटॉन निकले, दो, है ना। ये क्या है, फोटॉन होते क्या है, ऐसे समझ लो, एनर्जी होती है। यस, मास कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड। यहां पे मास क्रिएट हुआ, यहां पे चार्ज क्रिएट हुआ, यहां पे चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, यहां पे मास डिस्ट्रॉय हुआ। बट देखो ध्यान से, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एनिहिलेशन, बिफोर पेयर एनिहिलेशन, एनिहिलेशन होने के पूर्व टोटल चार्ज कितना है, 0। एनिहिलेशन होने के बाद टोटल चार्ज कितना है, 0। फोटॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। दो यहां पे आपने प्रोसेस पढ़े, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन में आप देखते हो चार्ज कैन बी क्रिएटेड, बट व्हेनेवर चार्ज इज क्रिएटेड, चार्ज इज ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिट्रॉन, कैसे निकला, एक एनर्जेटिक गामा वेव आके हिट की न्यूक्लियस पे और उससे दो पार्टिकल निकले, दोनों ने अपना चार्ज कैंसिल कर दिया। यहां भी टोटल चार्ज 0, वहां पे 0। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन चार्ज एक्चुअली में क्या है, दैट टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पे टोटल चार्ज 0, इधर पे 0। चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय भी किसमें होंगे, पेयर में होंगे। एक इलेक्ट्रॉन था, एक पॉजिट्रॉन था, -1 + 1 मिला, खत्म। यहां पे टोटल चार्ज कितना, 0, यहां पे कितना, 0। चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली यहां पे मास क्रिएट हुआ, कहां से, एनर्जी गायब हुई, मास बन गई। यहां पे क्या हुआ, मास गायब हुआ, एनर्जी बन गई। कितनी एनर्जी बनेगी, E = mc²। कितना मास बनेगा, M = E/c²। आया समझ में, नोट कर लो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, पॉज करके नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। व्हाट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज? ये यही कह रहा है कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, यही बता रहा है। चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड। मैंने बताया था ना, बबीता कार में 5 कूलम का चार्ज लेके चल दी तो ऐसा नहीं कि वो 6 कूलम का बन जाएगा, वो 5 ही रहेगा। सही है, बबीता वाला फालतू नहीं, कोई सही वाला एग्जाम्पल बताओ, सही वाला एग्जाम्पल सुनो। हमारे पास एक एटॉम है, एटॉम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बच्चों किसमें होता है, मोशन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते करते, यहां सवाल है अगर का, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त, मूव करते समय चार्ज चेंज करे, सोचो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मूव करते वक्त बढ़ रहा है या घट रहा है, पर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उसका चार्ज तो चेंज नहीं होगा। यानी अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा भाई, एक चार्ज कांस्टेंट, एक वेरी कर रहा है, कभी ये प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा, कभी प्रोटॉन से कम हो जाएगा, तो एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा, जो कि गलत है। हर कोई पता कर चुका है एटम इज न्यूट्रल। चेंज करे देन एटम वोंट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो क्या ये बात हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये सच है? नहीं, ये तो सफेद झूठ है। यहां से प्रूव आप कर सकते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड। अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते घूमता है, या जो भी है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि वेव है, पता नहीं, अभी तो ये सब कहानी भी पढ़नी है मॉडल में, पर आसानी से। पर अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपना मास भी चेंज कर लेगा, कभी इसका मास बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, पर प्रोटॉन का मास तो कांस्टेंट है। एक का मास कांस्टेंट, एक का वेरी कर रहा है, कभी प्रोटॉन से ज्यादा,
ये तो पता है इनका चार्ज बराबर होता है। मान लो स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल था, जब घूमना स्टार्ट किया इसका चार्ज बढ़ने लगा या घटने लगा तो न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी, सो विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इनवेरियंस ऑफ चार्ज सही है। चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड बट मास वेरी विद स्पीड। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब ये क्या है? अब फिजिक्स के एक बहुत ही बढ़िया टीचर हैं, वॉल्टर ल्यूइन सर हैं, है ना, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स पढ़ाते हैं, फॉर द एल्योर ऑफ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो वो बोलते हैं द फूड आई ईट इज नॉट क्वांटाइज्ड। जब आप चावल खाते हो तो चावल क्वांटाइज नहीं होता। क्वांटाइज का मतलब समझाते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन अब उनकी बातें याद आके बता दी बीच में, बहुत बड़े फैन हैं उनके, बहुत बड़े। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जो चीज डिस्क्रीट अमाउंट में मिले। नहीं समझ में आया? जो कि कंटिन्यूअस ना हो। समझाते हैं आराम से। जैसे हम बोले कि ये वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, तो या तो 10 लोग देख रहे होंगे, या तो 11, या तो 12, या तो 13, या तो 14। डिस्क्रीट नंबर में बढ़ रहे होंगे, फिक्स्ड नंबर में बढ़ रहे होंगे, क्वांटाइज नंबर में बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 10.5 बच्चा वीडियो देख रहा हो सकता है कि हाँ सर हो सकता है एक बच्चा इसे देख रहा हो, इधर पबजी भी खेल, मोबाइल में तो देख रहा होगा, 2 मोबाइल हो, हाँ ठीक है पैर उसका इधर हो, मुंह इधर हो, ऐसे देख सकते। जैसे आप, अरे वो एग्जाम्पल कितनी बार दिया मैंने, आप दुकान में पेन खरीदने गए तो कितना पेन खरीदोगे आप? सर 10 खरीदेंगे, अमीर है हम तो 10 ही तो खरीदोगे ना, 9.5 नहीं खरीद सकते, 9.2 नहीं खरीद सकते। ऐसी चीजें क्वांटाइज्ड होती हैं जो फिक्स्ड अमाउंट में मिले, है ना। Whatever is available in fixed amount, discrete number में मिले। डिस्क्रीट मतलब होता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये वर्ड की मीनिंग आएगी जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, वहां पे डिस्क्रीट का एक्चुअल मीनिंग समझ जाओगे। क्लास 11 में शायद पढ़ा हो, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। -13.6 के बाद -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आता है, बीच के सारे एनर्जी लेवल गायब हैं। इस तरह से डिस्क्रीट अमाउंट नॉट क्वांटाइजेशन, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अवेलेबल, अभी तक नहीं समझ में आया था सर क्या बकवास करते हैं। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, तुम जो बोलोगे उस तरह से नहीं मिलेगा, है ना। तुम दुकान पे गए, भैया कितना पेन चाहिए? 250 ग्राम 250 ग्राम तो बोल रहा है, पेन आ ही नहीं रहा है। एक आध ढक्कन डाल दिया उसमें, ले 250 ग्राम पेन हो गया। भैया कितना पेन चाहिए? 5 लीटर। ऐसे नहीं चलता ना, फिक्स्ड नंबर में मिलता है, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन। इसी को बोलते हैं अवेलेबल इन। चार्ज की सेम कहानी है। तुम किसी से ना कुछ भी चार्ज नहीं मांग सकते। तुम किसी से चार्ज मांगने जाओगे तो कुछ फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगा। तुम किसी के पास गया, तुमने उससे बोला एक काम करो, हमको पैक कर दो 0.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। वो बोलेगा भैया इतना चार्ज आता ही नहीं, मार्केट में बनता ही नहीं, इतना चार्ज हमारे पास है ही नहीं। आपको लेना हो तो पहले 1.6 × 10⁻19 ले लो, या उसका डबल ले लो, उसका ट्रिपल ले लो, उसका 4 गुना ले लो। किसी भी नंबर मांगोगे तो हम नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हो? किसी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज है ना, तो वो कुछ भी चार्ज नहीं हो सकता, उसका एक फिक्स नंबर होगा। जैसे पेन 1, 2, 3, ऐसे चार्ज भी फिक्स नंबर में पड़ते हैं। हर तरह के चार्ज अवेलेबल नहीं है, कंटिन्यूअस चार्ज नहीं मिल सकते। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, गधे वाली बात मत करना। कंटिन्यूअस चार्ज नहीं मिल सकते कि तुमने कहा कि रियल नंबर से चार्ज नहीं हो सकते, इससे अच्छा क्या समझाऊं। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? 1.1, 1.111, 1.23, इस तरह से चार्ज नहीं मिल सकता। तुम जैसा चार्ज चाहो मांग लो, कुछ मिलेंगे पर सारे नहीं मिलेंगे। सर कौन से मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, अब ये बताओ। मैंने बताया दुनिया में कुछ ही तरह के चार्जेस हैं और कुछ तरह के, क्या ब्यूटीफुल दुनिया बनी है। तो अब देखो कौन से चार्ज मिलेंगे, क्या नियम है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की क्या डेफिनेशन है। सुनो, अब इसकी डेफिनेशन किताबों में दूसरी मिलती है, पर जिस दिन जेईई में सवाल आएगा ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently is the charge on one electron, that is कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ये चार्ज की सबसे फंडामेंटल वैल्यू है, इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। The smallest charge that can exist independently is the charge on one electron. That is 1.6 into 10 power minus 19. इससे छोटा चार्ज नहीं। तुम दुकानदार से जाके बोले 1 into 10 power minus 19 कूलम चार्ज दो, भगा देगा, बोलेगा गरीब इंसान। ये सब नहीं मिलता, पैसा और लेके आओ। 1.6 से स्टार्टिंग होती है। यही बेसिक डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। कई लोग एग्री नहीं कर रहे हो, पर ये सच है, एकदम सच बता रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, फिजिक्स की कसम खा के। अभी इसकी अगली डेफिनेशन बताएंगे, बट यहीं से बनी हो, ठीक है। अब ये क्या आ गया, इसको कैसे बताऊं मैं, ये क्या चीज आ गई, पहले नोट कर लो बाकी चीजें फिर बताते हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब सर इससे छोटे चार्ज होते हैं, हाँ होते हैं, पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। द स्मॉलेस्ट चार्ज जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सके वो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं हो सकता, मिल सकता है पर मिलेगा नहीं, मतलब ढूंढ लिया गया साइंस में, पर अभी उसका खुद का एग्जिस्टेंस अकेले नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हो सर, नोट करो, बताते हैं, नोट करो, नोट कर लिया, नोट कर लिया। The smallest charge that can exist independently is the charge on one electron. अब इससे छोटा चार्ज क्या होता है बच्चों, इससे छोटे चार्ज होते हैं जो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स में मिलते हैं। देखो दिखाते हैं उसको भी, ये मिटा दें। The smallest charge that can exist independently is the charge on one electron. जो कहाँ मिलते हैं, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स में, ये रहे। अब ये क्या है, ये वो चार्ज हैं जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं, बट ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये आपके 12th के सिलेबस में है नहीं, थोड़ा बहुत बताएंगे। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। जो ऊपर 3 लिखे हैं क्वार्क्स, ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज है। अप चार्ज टॉप और जो नीचे हैं डाउन स्टेज बॉटम। नीचे वाले को बोलते हैं एंटी क्वार्क, इसको बोलते हैं क्वार्क। देखो अप क्वार्क, इसका एंटी क्वार्क डाउन, चार्ज क्वार्क, इसका एंटी क्वार्क स्टेज, टॉप क्वार्क, इसका एंटी क्वार्क बॉटम। तो इनके ऊपर चार्ज कितना है, 2/3, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन से भी कम, 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर -1/3 -1/3 -1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन लोग के ऊपर कितना चार्ज है एंटी क्वार्क्स पे, -1/3, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये होते कहाँ हैं, क्या चीज है, ये क्या बता रहे हो, क्वार्क एंटी क्वार्क, हमें नहीं पता। हम ये समझ गए कि हाँ द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फिर आपने बताया कि उससे भी छोटा चार्ज होता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ होता है क्वार्क एंटी क्वार्क, उस पे होता है। बच्चों क्वार्क एंटी क्वार्क ये सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, ये कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं। ये मिलके कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वो कॉम्बिनेशन कहलाता है हाइड्रॉन्स। हाइड्रॉन्स देखो समझाते हैं, ये एक हाइड्रॉन है, इस हाइड्रॉन में हो सकता हो 2 अप क्वार्क हो और 1 डाउन क्वार्क हो। ये एक हाइड्रॉन है, इसमें हो सकता हो 2 डाउन क्वार्क हो, 1 अप क्वार्क हो। हाइड्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हाइड्रॉन्स है, हाइड्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट ये नहीं एग्जिस्ट कर सकते, इनका कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। यानी 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इनका कॉम्बिनेशन। ये क्या चीज है पता है, ये प्रोटॉन है और ये क्या है, न्यूट्रॉन है। ये पता है कि नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं रहे, बहुत पहले थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, अब ना रहे। प्रोटॉन बना होता है इनसे, ये फंडामेंटल पार्टिकल माने हैं, और फंडामेंटल पार्टिकल है, सब एटॉमिक के भी है, सब एटॉमिक। प्रोटॉन बनता है 2 अप क्वार्क से, 1 डाउन क्वार्क से।
न्यूट्रॉन बनता है दो डाउन क्वार्क से एक अप क्वार्क से। चाहो तो चार्ज कैलकुलेट कर लो, सही आएगा एकदम। प्रोटॉन का चार्ज निकालते हैं, दो अप क्वार्क 2/3 प्लस में ये, ठीक है, ये प्लस में है 2/3 और डाउन का -1/3। प्रोटॉन का चार्ज निकालो, प्लस 2/3 प्लस 2/3 माइनस 2/3 और इसका -1/3 कितना हो गया, 2 2 4 -1 3/3 कितना आया 1e। यही तो होता है प्रोटॉन पे चार्ज, प्लस 1e। न्यूट्रॉन का चार्ज निकालो, दो डाउन क्वार्क है मतलब एंटी क्वार्क है, तो दो डाउन का मतलब -1/3 -1/3, एक अप का मतलब +2/3 -1 -1 -2 +2 कितना आया 0। न्यूट्रॉन का चार्ज 0। अब फील हो गया सर, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दिया, समझे। का क्वार्क तो बता रहे थे हेड्रॉन्स, और भी हेड्रॉन्स होते हैं। क्वार्क एंटी क्वार्क के असेंबली से और भी सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। शायद आपने हेड्रॉन्स ना सुना हो, पर लार्ज हेड्रॉन कोलिडर सुना होगा, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC, नहीं सुना, सर्च करना है इंटरनेट में, ठीक। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। 1e जो चार्ज है वो सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। क्या उससे छोटा चार्ज मिल नहीं सकता? मिल सकता है पर मिल नहीं सकता मतलब है पर अभी उसको हम पा नहीं सकते। है कहां? प्रोटॉन के अंदर है, पा नहीं सकते। प्रोटॉन इज नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल एनीमोर। प्रोटॉन खुद बना है क्वार्क से। क्वार्क पे चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन का 2/3। एंटी क्वार्क पे कितना है? इलेक्ट्रॉन का -1/3। ये मिलकर बनाते हैं हेड्रॉन्स। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। हेड्रॉन्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो आज से समझ गए। किसी को बताना हो प्रोटॉन भी किसी चीज से बना है। किससे बना है? दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से। चलो वापस आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। नोट करना, नोट कर लो, आगे बढ़े। चलो वापस से डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो पहली डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently is the charge on one electron, जो कि कितना है 1.6 into 10 to the power -19। और इस पे किस वर्ड पे ध्यान देना है? इसके किस वर्ड पे ध्यान देना है? इंडिपेंडेंटली। इससे छोटा चार्ज भी होता है और वो मिल नहीं सकता, है ना। The smallest charge that can exist independently is the charge on one electron। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बेसिक डेफिनेशन है कि सबसे छोटा चार्ज अगर दुकान में लेने जाओगे तो मिल सकता है, वो क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दूसरी डेफिनेशन देखो इसकी, जो ज्यादा पॉपुलर हुई और वो फंडामेंटल डेफिनेशन नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। ये भी लिख लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरी डेफिनेशन क्या है? चार्ज कैन ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। सबसे छोटा चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो भी चार्ज मिलेगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज का, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का। दुकान पे गए, सबसे कम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? 1। उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 3। मतलब चार्ज कैन ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज की क्यू की जो वैल्यू होगी, चार्ज क्यू की जो वैल्यू होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। ऐसे करते करते n इलेक्ट्रॉन हो सकती है। प्लस माइनस ऑफ कोर्स, +-1 इलेक्ट्रॉन, +-2, +-3, +-4, +-5 एंड +-9। अगर आप बोलते हो कि दुकान पे जाके भैया हमको 2.3 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या करना भाई? जो चार्ज आता है ना
वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में आता है, लेना वो लो। 2.3 नहीं, 3 लेके जाओ, या तो गरीब हो तो 2 ले लो है ना, इस तरह से। गरीब मतलब इलेक्ट्रॉन की गरीब, हम दिल पे ले लिए। चलो समझा। जैसे आप किसी से बोलते हो कि भैया 7/4 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन के डेसिमल में नहीं मिल सकता, सिर्फ किस में मिल सकता है? चार्ज कैन ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो यहां से जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, जहां पे Q होता है किसी बॉडी पे होने वाला चार्ज, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और बच्चों N होता है एक इंटीजर। किसी भी बॉडी पे वही चार्ज हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में हो। अगर आपसे कोई कहता है कि ये पर्टिकुलर चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? उस चार्ज की वैल्यू को यहां रख दो, यहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो 1.6 और फिर n की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 100 कुछ भी इंटीजर अगर आती है तो वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, और इंटीजर नहीं आती तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये इक्वेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। इसको एक बार दूसरे पेन से भी लिखते हैं यहाँ। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। Q इज द चार्ज ऑन बॉडी, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q इज जो किसी बॉडी पे चार्ज हो, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड N शुड बी इंटीजर। N should be integer। किसी बॉडी बोला ये चार्ज हो सकता है कि नहीं, चार्ज की वैल्यू यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N की वैल्यू निकाल लो। अगर इंटीजर आता है तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं। नोट कर लो, सवाल करा इस पे। छाप लिया? टेप लिया सर, छाप लिया। मिटा रहे? अरे यार आप मिटा भी नहीं सकते। आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन आ गया। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻19 कूलम। खुद से करो, पॉज करके वीडियो को। 8 × 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है? और दूसरा वो पॉज करके, हो गया? हो गया? चलो करना है, चीटिंग नहीं। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी लगा देते हैं। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ, ये Q की वैल्यू होगी 8 × 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल्स टू N की वैल्यू हमें नहीं पता, इंट E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। यदि इस N की वैल्यू इंटीजर आ जाती है, मतलब ये जो गिवन चार्ज है वो E का इंटीग्रल मल्टीपल है। देख लेते हैं N की वैल्यू आती है कि नहीं इंटीजर में। ये कैंसिल, 8/1.6 0.5 इंटीग्रल वैल्यू आ गई। मतलब ये चार्ज जो गिवन है कुछ नहीं है, 5e है। एक्चुअल में दिस चार्ज इज इक्वल टू 5e। तो बताओ ये एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे चेक करोगे? चार्ज की वैल्यू यहां रख लो, Q की वैल्यू ये रख लो जो गिवन है, E की वैल्यू रख लो, N कैलकुलेट कर लो। इफ N कम्स आउट टू बी इंटीजर देन यस बॉडी कैन हैव अ चार्ज। दूसरा वाला देखो, 0.8 × 10⁻⁻19। Q इज इक्वल्स टू एनी, Q की जगह 0.8 × 10⁻⁻19, N की वैल्यू नहीं पता, E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसिल, N इज इक्वल्स टू 0.8/1.6। नाउ दिस विल कम आउट टू बी 0.5। ये पॉसिबल नहीं है, इंटीजर मल्टीपल नहीं है। ये चार्ज किसके बराबर है? 0.5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। या हो सकता है ये चार्ज हो, पर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये मिल नहीं सकता। क्लियर है? अब बोलोगे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? लगा लो यार प्लस माइनस। N की वैल्यू चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, बस इंटीजर होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, छाप लो। छाप लिया सर। चलो, a particle has a charge of इतना कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू प्रोवाइड दिस चार्ज। अच्छा करो, ट्राई करो, आसान है। पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ इतना कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू प्रोवाइड। पॉज करके ट्राई करो। हो गया?
पॉज करके 1 2 3 4 हो गया। चलो किसी पार्टिकल पे कितना चार्ज है 10 to the power minus 12 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू प्रोवाइड दिस चार्ज। पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे जब ये चार्ज आया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, लगा दो Q इज इक्वल्स टू N। इसी से पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कि ये चार्ज आया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए। Q की वैल्यू रख दो 10 to the power minus 12। N नहीं पता, E की वैल्यू 1.6 into 10 power minus। भाई कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? पूछा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे ये चार्ज आएगा। 1 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें। ये इंटीजर में ट्रांसफर हुआ तभी ये चार्ज मिल पाया है। किसी पार्टिकल पे है ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 12 डिवाइड बाय 1.6 into 10 power minus 19। 10 power minus 19 ऊपर चला जाएगा, 10 power minus 12 है ऊपर, 1 upon 1.6। 10 power minus 19 ऊपर गया, 10 power plus 19 हो गया, plus 19 और minus 12 10 to the power 7 हो जाएगा। 1.6 में से पॉइंट हटाते हैं तो 10 यानी 10 to the power 8 upon 16। क्या किया जाए, इसको ऐसे लिख लें 100 into 10 to the power 4 और 16 को लिख लें 4 into 4, तभी तो सॉल्व हो जाएगा ना आसानी से। इसको लिख लें 100 into 10 बोले लिख सकते हैं। ये हो गया 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और 16 को 4 into 4, 425 जा 100, 425 जा 100, 25 into 25 is 625 into 10 to the power 4। n की वैल्यू आ गई। इसको आप बोल सकते हो 6.25 into 10 to the power 6। ये n की वैल्यू आ गई, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। n की वैल्यू है 6.25 into 10 to the power 6। तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी में n और क्या बता सकता है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकता है। यही तो था ना कि एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि पार्टिकल पे इतना चार्ज है, पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला वाला खुद से करोगे। गो। इन अ 1 gram of solid there are इतने atoms। if one electron is removed from each of 0.01% of atoms of the solid, find the charge gained by the solid। पॉज करके पढ़ के ट्राई करो। 1 2 3 4 get on the dance floor। in a 1 gram of solid there are इतने atoms हैं। if one electron is removed, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, 1 electron is removed from each of 0.01% of atom, find the charge gained by the solid। फाइनली क्या निकालना है अपने को, Q निकालना है। तो भाई Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q is equals to N। E की वैल्यू पता है, बस N की वैल्यू पता चल जाए। N क्या होता है बच्चों, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है और N की वैल्यू निकालें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इफ 1 इलेक्ट्रॉन is removed from each of 0.01%, 0.01 into 1 by 100, ऐसी तो परसेंट निकलता है। if 1 electron is removed from each of 0.01%, तो 0.01 into 1 by 100 of the solid, each of, और टोटल आइटम इतने हैं मल्टीप्लाइड बाय ये तो है। if 1 electron is removed from each of 0.01% atoms of the solid, atoms of the solid कितने हैं, इसके 0.01% में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके 0.01% एटम्स में से, सब में से नहीं, 0.01% इनके एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ 0.01%, ये देखो परसेंट को चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, ऑफ इतना एटम्स। तो n की वैल्यू मिल जाएगी और n की वैल्यू यहां रख दोगे तो चार्ज ऑन, फाइंड द चार्ज गेन बाय सॉलिड मिल जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं, Q is equals to 1 into 0.01 into 1 बटे 100 into 5 into 10 to the power 21। ये n की वैल्यू हो गई। E की वैल्यू रख दो 1.6 into 10 to the power minus 90। कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 0
10 की पावर 4 ऊपर 10 की पावर 21, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर बोलो 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 17, 10 की पावर 4 10 पावर 17 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, 5 इंटू 1.6 16 5 is 80, ये पॉइंट लगा यानी 8 इंटू 10 पावर माइनस 19 10 पावर 17 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2, ये चार्ज आ गया। यूनिट क्या होगी कूलम, या लिख सकते हैं 0.08 कूलम। बोलो सही, 10 पावर माइनस 19 10 पावर 17 10 पावर माइनस 2 0.08 कूलम। क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको? इतने एटम्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला ईच ऑफ 0.01% एटम से। एक इलेक्ट्रॉन 0.01% को फ्रैक्शन में चेंज किया 0.01 by 100 फ्रॉम ईच एटम, इतने एटम्स मल्टीप्लाई किए। अब आ गया मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी खत्म हुआ। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, एन इंटीजर होता है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर जेई में पूछता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, दोनों डेफिनेशन दे देता है, तो आप किसको टिक करोगे? द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी डेफिनेशन क्या है? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडी, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी कैसे चार्ज करेंगे? पहला मेथड है कंडक्शन, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है ना, एकदम टच करना चाहिए। और बच्चों ये मेथड कंडक्शन का वर्क करेगा फॉर कंडक्टर्स, है ना, या समझ लो फॉर मेटल्स। सवाल सवाल भी मिलेंगे तो कंडक्टर के मिलेंगे या मेटल्स के, वहीं पे कंडक्शन हो पाता है क्योंकि मेटल्स के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि टच करने पे ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। चलो ये देखो, ये मैंने फिगर लाया हुआ है कि ये हमारे पास एक स्फीयर है जो कि अनचार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और ये दूसरा स्फीयर है जो कि चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है। इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अभी दोनों अलग अलग हैं। जब हम दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या हुआ? दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे आया होगा? ये अनचार्ज है, ये चार्ज है। जब दोनों को आप कांटेक्ट में रखोगे तो इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जैसे इधर ट्रांसफर होंगे इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर भी नेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत है, और याद रखना कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में या मेटल्स में लगता है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जो टच करने पे इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। अभी ये चार्ज था, ये अनचार्ज था, बढ़िया मस्त, जैसे ही टच कराया दोनों चार्ज हो गए, फिर अलग कर दिया, दूर कर दिया, दूर करने पे भी दोनों क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंटली चार्ज रहेंगे। मतलब टच करा के चार्ज देना, जरा जरा टच में कर लो और उससे चार्ज मिल जाएगा। अब सर कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? इसके पास 10 कूलम, इसके पास 0, तो क्या सेपरेट होने के बाद बराबर बराबर मिल जाएगा? दोनों का 10-10 हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हो? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भूल गए क्या? जब इसके पास 10 इसके पास 0 तो फाइनल भी 10 ही तो होगा। कितना चार्ज होगा इसके लिए एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। पहले बताओ इतना समझ में आया? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट कब होता है? जब कंडक्टर हो। कंडक्टर क्यों चाहिए? ताकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो पाए, क्योंकि कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे टच हुआ यहाँ से यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और चार्ज। क्या दोनों पे फाइनली इक्वल चार्ज होगा? कोई गारंटी नहीं है, शायद कहीं पढ़ लिया हो, कोई गारंटी नहीं है, पर एक पर्टिकुलर कंडीशन है। वो क्या है? वो क्या है? if both conductors are identical, अब ये कंडीशन देखो, अगर दोनों कंडक्टर्स आइडेंटिकल हैं इन शेप, साइज एंड एवरी प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी में, है ना, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो सेम हो, है ना, उनका जो शेप है, जो उनका साइज है वो सेम हो, तो एक सॉलिड है दूसरा भी सॉलिड हो, इस तरह से। If both conductors are identical, then मान लो पहला कंडक्टर ये है, दूसरा ये है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, और ये दोनों कांटेक्ट में आ गए,
ठीक है, मिला और फिर दोनों को सेपरेट कर दिया। ऐसा करने पे इस पे चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। अगर आइडेंटिकल है तो हमेशा हो इसकी गारंटी नहीं है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर आइडेंटिकल है तो बराबर से। जैसे मान लो ये दोनों अगर आइडेंटिकल होते हैं, इस पे 10 कूलम और इस पे 0, तो फाइनली दोनों पे 5-5 हो जाता है। 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। कब वैलिड है? इफ बोथ कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल इन नेचर, तभी वैलिड है, कहीं भी मत लगा देना। If both conductors are identical। अब इस पे 10 है, इस पे 0 मिलाया तो इस पे 10 प्लस 0 बाई 2 5, 10 प्लस 0 बाई 2 5। कंजर्वेशन भी वैलिड है। शुरू में टोटल चार्ज 10, बाद में भी फाइनल चार्ज 10। पर ये हमेशा हो जरूरी नहीं है, हो सकता हो अनइक्वल तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो, पर आइडेंटिकल के केस में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? नोट कर ले। आइए इसके सवाल देखते हैं। आ गया, A, B एंड C आर 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर्स। वाह भाई वाह, जो चाहते थे आ गया। A, B एंड C आर आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर्स। ओरिजिनली A and B have charges of 3 coulomb each, whereas C has a charge of -6 coulomb। ओरिजिनली जो A और B हैं, इन पे 3 कूलम का चार्ज है और जो C है हैज अ चार्ज ऑफ -6 कूलम। पहले A एंड C आर टच्ड एंड देन B एंड C आर टच्ड। देन है, पहले क्या हुआ? A और C टच किया गया, हटा दिया गया। फिर क्या हुआ? B एंड C आर टच्ड, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन A, B एंड C। पॉज करके ट्राई करो इसको। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन A, B एंड C। पहले क्या किया गया? A एंड C को टच किया गया, तो पहले A और C। A कितना है? 3 कूलम, C कितना है? -6 कूलम। टच करेंगे, डिवीजन कैसे होगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, इस पे भी और इस पे भी। सो Q1 प्लस Q2 3 और -6 कितना हो गया? -3। भाई टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? इस पे अगर मान लो Q1 है, इस पे अगर Q2 है, तो इस पे क्या होगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 और इस पे भी क्या होगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। तो 3 और -6 कितना हुआ? -3 डिवाइड बाई 2। इस पे होगा -3 बाई 2 कूलम और इस पे भी -3 बाई 2। कब? जब ये आइडेंटिकल होंगे, हमेशा। फिर क्या हुआ? A एंड C आर टच्ड एंड देन इसके बाद B एंड C आर टच्ड। इसके बाद B एंड C आर टच्ड। B पे कितना चार्ज है? 3 कूलम। C पे कितना चार्ज है? -6 ना। C पे अब कितना चार्ज हो गया है? -3 बाई 2। तभी तो सवाल में बोला है A एंड C आर टच्ड एंड देन पहले A और C टच किए, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, -3 बाई 2। इसको ऐड किया, -3, Q1 प्लस Q2 वाले -3 बाई 2, -3 बाई 2। उसके बाद C को ले जाकर B से टच कराया गया। अब क्या होगा बच्चों? अब क्या होगा फाइनल चार्ज B और C पर? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। बोलो, 3 और -3/2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 -3 बाई 2 डिवाइड बाई 2। 2 0 6 -3 3 बाई 2 यानी 3 बाई 4 पॉजिटिव में होगी। एलसीएम हो गया 2 2 3 6 -3 3 बाई 2 और ये भी 2 3 बाई 4। तो इस पे चार्ज 3 बाई 4 कूलम, इस पे भी चार्ज 3 बाई 4 कूलम। आया समझ में? पहले A
और सी को टच किया, इन दोनों को टच कराया, तो 6 माइनस 6 और 3 हो गया, -3/2 इस पे, -3/2 इस पे। फिर क्या किया, बी और सी को टच कराया, अब सी पे कितना है -3/2, इस पे कितना है 3, तो 3 -3/2 डिवाइड बाई 2, इस पे भी 3/2 डिवाइड बाई 2। फाइनल चार्ज ऑन ए बी एंड सी बता दो जरा। ए पे फाइनल चार्ज मेरे ख्याल से ये हो गया -3/2 कूलम, बी पे फाइनल चार्ज ये हो गया 3/4 कूलम और सी पे 3/4 कूलम। बधाई होगा, आपने सही किया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर है? ओके। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, विदाउट, इसमें अब टच कराना अलाउड नहीं है, है ना, जरा जरा टच भी नहीं। अब यहाँ क्या होगा, आंखों में इशारा होगा, ठीक है, बिना टच कराए। अच्छा, इंडक्शन भी हो सकता है किसके लिए, कंडक्टर, या इसको आप क्या बोल सकते हो, मेटल्स में। हर जगह ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इंडक्शन क्या है, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, विदाउट टचिंग। कैसे होगा, मान लो यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी ले ली, ये अभी सपोज कर लो न्यूट्रल है, ठीक है, स्टेप्स में समझाते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये न्यूट्रल है, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है और कुछ नेगेटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव। कैसा हो गया, न्यूट्रल। अब क्या हुआ, एक चार्ज बॉडी इसके पास में आई, कैसी चार्ज बॉडी लाए, मान लो नेगेटिव चार्ज बॉडी लिया इसके पास, एक चार्ज बॉडी इसके पास आई, टच नहीं करेगी इंडक्शन में, पास आई, ये कैसा है, न्यूट्रल है, ये चार्ज हो जाएगा बिना टच हुए चार्ज से। कैसे, अब नेगेटिव चार्ज बॉडी जब इसके पास आएगी तो इस बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इन नेगेटिव चार्ज से रिपेल होंगे, दूर जाना चाहेंगे, है कि नहीं भाई। इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव भी है, तो मूव तो वैसे भी नेगेटिव ही कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर नहीं सकते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज पता है ना, प्रोटॉन वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, नेगेटिव चार्ज आउटर शेल में, तो वही मूव कर सकते हैं। तो इस बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब इधर भागना चाहेंगे रिपेल होके, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ना इधर तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 4 5 इधर आ गए, बस एक इधर बचा है, और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ 3 4 5 एक इस तरफ। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये साइड इसकी पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये साइड नेगेटिव चार्ज हो गई। मैं ये नहीं कह रहा सारे इलेक्ट्रॉन उधर भाग जाएंगे, दिखाने को ये भी दिखा सकते हैं, एक रियलिस्टिक सिचुएशन कि रिपेल होके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए, और जब इलेक्ट्रॉन भाग गए तो इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इधर नहीं आए, कभी ये मत कहना कि पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो यहाँ पॉजिटिव। तो ऐसा देखने में नहीं लग रहा कि इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट पॉजिटिवली चार्ज, एक पार्ट नेगेटिवली चार्ज। बिल्कुल बच्चों, जो चार्ज बॉडी का नियर एंड होता है, ये देखो नियर एंड, जो पास में होता है उसको मिलता है बच्चों ऑपोजिट चार्ज। किसका ऑपोजिट चार्ज, चार्ज बॉडी का, ये नेगेटिव था तो। और जो चार्ज बॉडी से फार्दर एंड पे होता है, जो दूर होता है, उसको मिलता है सेम चार्ज, सेम चार्ज एज दी चार्ज। नेगेटिव लेके आ जाओगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो उस तरफ मिलेगा फार्दर एंड पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो। क्या ये बॉडी अब चार्ज बॉडी कहला सकती है, अभी भी न्यूट्रल है तो चार्ज उसके अंदर ही सारा, अभी कहां चार्ज हूं। हाँ, उसका एक भाग में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, एक नेगेटिव। जो नियर हैंड है दैट विल टेक इसका अपोजिट चार्ज, चार्ज बॉडी का अपोजिट, और जो फादर एंड है वो चार्ज बॉडी का सेम चार्ज। अब ये पॉजिटिव होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन इधर भाग आते, तो यहां नेगेटिव होता, तो नियर एंड पे इसका ऑपोजिट, और फादर एंड पे सोचो ना ये पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन इधर भागते, तो ये वाला नेगेटिव हो जाता, जो नियर एंड है वो इसके ऑपोजिट। अभी भी ये चार्ज नहीं है, स्टिल दिस बॉडी इज व्हाट, न्यूट्रल। तो भाई चार्ज कैसे होगा इंडक्शन से। अब मान लो इसी कंडीशन में, जो इसकी हालत हो रखी है,
मान लो इसी कंडीशन में हम इस तरफ से अर्थिंग देते हैं, अर्थिंग मतलब अर्थ से कनेक्शन देते हैं, ठीक है, अर्थ से कनेक्शन। अब अर्थ ना हमेशा न्यूट्रल रहती है, अर्थ को तुम कितना भी चार्ज दे दो, पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा न्यूट्रल, बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पूल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पूल ऑफ नेगेटिव चार्ज, हमेशा न्यूट्रल। अब अर्थ दे दोगे तो अर्थ एक तरह से कैसी है, न्यूट्रल है, और यहां इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा कि नहीं। अब अगर सर अर्थ में पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है, पहली बात तो पॉजिटिव फ्लो नहीं करता, और दूसरी बात ये कि इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव ने अपनी तरफ पुल करके रखा हुआ है कि नहीं, इसको अट्रैक्ट, ये बंधा हुआ है और ये चार्ज इधर से भागे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। क्यों निकल गया, क्योंकि अर्थिंग कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसे तो ये न्यूट्रल ही रहती, चार्जिंग बाय इंडक्शन में अर्थिंग करना पड़ेगा, या बॉडीज को सेपरेट कुछ करना पड़ेगा, तो काट के अलग करो उसमें भी नहीं हो पाएगा, कोई प्रोसेस से अलग करना पड़ेगा, चार्ज हटाना पड़ेगा। तो आपने अर्थिंग कर दी, सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, अर्थ ने क्या किया, भाई हम न्यूट्रल है, 0 वोल्ट में है, तुम नेगेटिव वोल्ट पे हो, है ना, जब भी डिफरेंस इन वोल्ट है तो करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जहां पे हायर इनकी डेंसिटी थी वहां से लोअर डेंसिटी में मूव कर गया। अभी इसको पकड़े रहो, अगर इसको हटा दोगे तो ये नहीं हो पाएगा, भाई हटा दोगे तो ये भी पूरा न्यूट्रल दिखेगा, तो अर्थ से क्या ही इलेक्ट्रॉन मांगेगी। अभी अर्थ को दिख रहा है कि इस तरफ इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, और प्रोटॉन इस तरफ या पॉजिटिव चार्ज इस तरफ एक्यूमुलेट हो चुका है, तो अर्थ को लग रहा है चार्ज बॉडी है, तो लालची बन के उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। पर ये रखे रहो साथ में, चार्ज बॉडी को रखे रहो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। वो अर्थ को ऐसा फील कराती रहेगी कि इस तरफ नेगेटिव चार्ज आता है, फिर आप चार्ज बॉडी को फाइनली हटा दो, चार्ज बॉडी रिमूव कर दो, ये पूरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, एक नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल क्या हो गई है, पहले अर्थिंग हटाओगे तब चार्ज बॉडी, ठीक, पहले अर्थिंग हटाओ तब, पहले चार्ज बॉडी को हटा दोगे तो क्या होगा भाई, इन पे पुल खत्म हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चार्ज, न्यूट्रल हो जाएगी बॉडी। ये इसको इधर खींचे हुई है तब पॉजिटिव चार्जेस को, या इधर पकड़ी हुई, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं और इलेक्ट्रॉन उधर से बाहर निकल गए पीछे के रास्ते से, आगे वाले को बिजी कर लिया, पीछे के रास्ते से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ओवरऑल पॉजिटिव। नोट करें, चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्लियर है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आगे बढ़े, चलो इस पे एक सवाल आ गया, फिगर शोज, कहां है फिगर, ये फिगर शोज दैट अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज बॉट नियर टू अनचार्ज मेटल स्फीयर्स, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इट इज बॉट नियर टू अनचार्ज मेटल स्फीयर्स ए एंड बी, क्लैम्प्ड ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड, ये इंसुलेटेड है मतलब चार्ज नीचे फ्लो नहीं कर सकता, इंसुलेटेड है मतलब कि चार्ज नीचे की तरफ फ्लो नहीं करेगा, प्लास्टिक वगैरह रखा है, इंसुलेट कर रखा है, इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड। चलो पहले कहानी समझते हैं, बताओ क्या, आप जब ये रॉड लेके आओगे पॉजिटिव चार्ज वाला, अभी तो ये दोनों न्यूट्रल है, पर जैसे ये रॉड लेके आओगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सब बी की तरफ भागने लगेंगे और यहां पे पॉजिटिव चार्ज अपने आप बचेगा, सॉरी वेरी सॉरी, इस बार पॉजिटिव चार्ज है ना, हाँ, आप जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लाओगे, ये पूरा सिस्टम अभी न्यूट्रल है, ए और बी कांटेक्ट में है, दैट अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज बॉट नियर टू अनचार्ज मेटल स्फीयर्स, ए एंड बी, clamped on insulated stands and placed in contact में भी, what would happen if the rod is removed, अभी इसको छोड़ते हैं, आप पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आओगे, क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागने स्टार्ट कर देंगे, ये दोनों कांटेक्ट में, ये एक ही बॉडी तो हुई, और अपने आप इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, देखो नियर एंड पे इसका अपोजिट चार्ज, फार्दर दूर वाले एंड पे इसका सेम चार्ज। अब बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड, रॉड को हटा दिया, बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, आपने स्फीयर को सेपरेट नहीं किया और रॉड को हटा दिया, भैया रॉड को जैसे ही हटाओगे चार्जेस वापस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रॉड की वजह से थोड़ी देर बंधे हुए थे, घर में मेहमान आते थोड़ी देर आप अच्छे से बिहेव करते हो, मेहमान गया आप वापस वही बन जाओगे, तो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी, इसको हटाया जैसे ही बाहर से ये वापस सेम होगी। सो व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, सो व्हाट विल हैपन,
A and B remains neutral each. चार्ज वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड फर्स्ट एंड देन द रॉड इज रिमूव्ड फार अवे। पहले स्फीयर को सेपरेट कर लिया, पहले स्फीयर को सेपरेट कर लिया, सेपरेट कर लिया तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप रॉड को मूव अवे करो, इसके बाद पहले सेपरेट किया, जब सेपरेट कर रहे थे तो इसका नेगेटिव चार्ज तो इधर भाग नहीं पाएगा क्योंकि उसको ये पकड़ा हुआ है। आप सेपरेट कर रहे हो, आप बी को लेके जा रहे हो खींच के, चल 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 रहे भी, चल रहे भी, तो ये तो कहेगा जा भी भाई, इससे इसको नफरत है पॉजिटिव पॉजिटिव वे पे, पर इसको तो पकड़ा रहेगा। तो आप जब इसको पहले सेपरेट कर लिए तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा। उसके बाद यदि आप इसको रिमूव करोगे तो ए और बी पे चार्ज आ जाएगा। यानी इफ दे आर सेपरेटेड, जैसे मैंने कहा ना, पहले अर्थिंग कर दो उसके बाद इसको हटाओ चार्ज बॉडी को, उसी तरह से यहाँ पे अर्थिंग यहाँ क्या किया, पहले दोनों को सेपरेट कर दिया है ना, चार्ज को यहाँ से खींच के ले गए हम, पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट कर दिया, इसको ये पकड़ा हुआ है, और अब हमने बाहर वाली बॉडी चार्ज बॉडी को रिमूव किया। अब क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ए के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगी बॉडी, या ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और बी जो बॉडी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। Would the induced charge be equal in magnitude even if the spheres had different sizes or different conductors? भाई इस कंडीशन में तो इक्वली चार्ज होगा भाई, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, 0 कूलम, दोनों आइडेंटिकल है, तो इस पे यदि माइनस क्यू आया तो इस पे प्लस क्यू आएगा, इस वाली कंडीशन में जाहिर है। पर सवाल है, would the induced charge be equal in magnitude even if the sphere had different sizes? अगर इनके डिफरेंट साइजेस होते तो भी क्या इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल होता मैग्नीट्यूड में? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भाई, जितने इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे उतना ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ -2 ही, यहाँ +2 ही। यहाँ से मान लो 4 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ -4 ही। नहीं समझते, यहाँ तो बड़ा क्लियर है। देखो पहले क्या है, पहले इस वाले में बताओ क्या इक्वल चार्जेस होंगे दोनों पे? बिल्कुल आइडेंटिकल भी है और ऐसे भी समझ लो। दूसरे वाले बोल रहा है, थोड़ा कंफ्यूज किया, वुड द इंड्यूस्ड चार्ज बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड? क्या दोनों पे इंड्यूस्ड चार्ज बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, वैल्यू में, इवन इफ द स्फीयर्स हैव डिफरेंट साइजेस? अरे डिफरेंट साइजेस क्या मतलब भाई, स्टार्टिंग में तो वो न्यूट्रल है ना, देखो स्टार्टिंग में तो वो न्यूट्रल है ना, डिफरेंट साइज से क्या मतलब, जब ये कैसा चार्ज था, थोड़ा मैंने यहाँ हूं थोड़ा, ये पॉजिटिव चार्ज था। अब इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स भाग के आए, मान लो यहाँ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आए, तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज बनेगा कि नहीं? 4 नेगेटिव तो 4 पॉजिटिव। इसका शेप साइज से क्या लेना देना है ना। सो वुड द इंड्यूस्ड चार्ज बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इवन द स्फीयर्स हैड डिफरेंट साइजेस? यस। और डिफरेंट कंडक्टर्स? यस। क्लियर है? इस केस में क्या था, दोनों A एंड B न्यूट्रल। इस केस में क्या हुआ, A नेगेटिव चार्ज हो गया और B पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इस केस में यस, जितने इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे उतना इधर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? चल, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये क्या है, अभी तो जबरदस्ती वाला हो गया। एक तो कंडक्शन है, कंडक्शन तो वही है कि क्लास में एक शरीफ बच्चा एक बदमाश बच्चा साथ में बैठा दिया तो क्या हुआ, शरीफ बच्चा एक बदमाश बन गया। इंडक्शन क्या है कि क्लास में एक बदमाश बच्चा है, उसके आसपास शरीफ बच्चा है तो भी वो बदमाश बन गया। फ्रिक्शन क्या है, शरीफ बच्चा बदमाश कर दिया, उसको लेके क्या कर दिया, कर दिया। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो बड़ा आसान है भाई। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है, बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच by rubbing two objects against each other क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। इसका बड़ा बढ़िया एग्जांपल लाए, ये देखो, ये देखा भी आपने घर में करके, बलून को ऐसे सर पे रगड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, बलून ऊपर उठाते हैं तो बाल भी ऊपर उठता है। क्यों हो रहा है ऐसा भाई, बलून को जब आपने सर पे आप इसको ऐसे रब करोगे तो क्या होगा, आपके हेयर से बलून के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे,
बलून को ऐसे लिया आपने, रब किया। अब रब करने में क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन छटक कर बाहर चले गए, ऐसे घिस रहे हैं, घिसने में क्या हुआ कुछ, अरे छटक से नहीं जाते, एक्चुअली में घिसने से क्या होता है, हीट एनर्जी बनती है। हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी मिलती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम द वैलेंस। वो किससे मिलती है, रगड़ने से हीट एनर्जी बनती है, उससे इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया बाहर। अब अगर मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए ऐसा दिखता है कि बाल उठ रहा है। जरा ध्यान से देखो, ऐसा होगा कि नहीं। मान लो अपनी प्यारी बबीता यहाँ पर है, हाय हाय बबीता है, बबीता, यहाँ मान लो अपनी प्यारी बबीता है, बबीता के ये बाल हैं। बबीता ने क्या किया, अपने हाथ से सर पे लेके बलून जुबु 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 रब कर लिया, जुबु जुबु जुबु। अब क्या हुआ, जब रब किया है तो इसने हीट प्रोड्यूस की है, हीट से क्या हुआ, इसके बाल में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको एनर्जी मिली, वो अपना बैलेंस शेल छोड़कर कूद कर बलून में भाग आए। अब बबीता ने कहा चलो बलून को ऊपर उठाते हैं सर के, तो इसने बलून को जब ऊपर उठाया तो इसके बाल ऐसे ऐसे खड़े हो गए। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन गए तो इसके बाल पे पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। सो दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच। अब जहां कंडक्शन और इंडक्शन काम करता है फॉर कंडक्टर्स, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज फॉर इंसुलेटर्स। ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ क्या है, बलून है, बलून क्या होता है, इंसुलेटर होता है, रबड़ का बना होता है इंसुलेटर। ये भी किया होगा आपने घर पे, ये तो किया ही होगा ना, कि बलून को ऐसे ले लेके दीवार पे ऐसे रब करके छोड़ देते थे और दीवार पे थोड़ी देर चिपका रहता था। तो आपने बलून लिया, उसको दीवार रब किया, दीवार से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और दीवार के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये था आज का कंप्लीट लेक्चर, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, ये भी कंप्लीट। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज की आज तो हमने पढ़ा पहले कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमें पढ़नी है अभी अगले 2 महीने। फिर हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है ना, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं। फिर हमने चार्ज और मास में कंपैरिजन देखा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा कि चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, मास स्पीड के साथ चेंज होता है। फिर हम आगे बढ़े, हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आज नया देखा कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। फिर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा इन डिटेल, है ना, कि चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, उसके सवाल किए। फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें टच कराने पे चार्ज ट्रांसफर होता है, आइडेंटिकल हो तो टच कराने के बाद Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2। फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन देखा, फिर उसके बाद चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके बाद आती है डीपीपी। अब डीपीपी में जो सवाल आपको बढ़िया मिलेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n की वैल्यू निकालनी है। विच इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अट्रैक्शन और रिपल्शन डिस्कस कर लेंगे। ऐसे रिपल्शन होता है, ट्रू टेस्ट। कैन अ बॉडी हैव, ये तो सवाल कर लिया। इफ नॉट रॉड इज रब्ड विद फर कूलम, इट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, Q is equals to any। हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन गैस। अब इसमें देखना पॉलिथीन पीस, जैसे करना यार 2 मोल में, अब देखना कि कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। देखना अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से निकालने हैं। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, बिल्कुल होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge। पॉलिथीन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, यानी और वूल पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, हाँ वूल से यहाँ पे पॉलिथीन पे इलेक्ट्रॉन गए होंगे। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, नेक्स्ट पेज पे आएगा। व्हाट इज द न्यू चार्ज, इसका कोई डायग्राम होगा। व्हाइल द स्फीयर्स आर इन कांटेक्ट आर पॉजिटिव। चलो इसको अटेम्प्ट करना, थोड़ा बहुत दिखा दिया मैंने, बढ़िया सवाल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए एक स्टार क्वेश्चन बनेगा, ये एक बढ़िया सवाल बनेगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये भी एक बढ़िया सवाल है। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज v0 वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको आप डायग्राम बना सकते हो, इसका डायग्राम। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट A1 इज v0 वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v0।
द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एट पॉइंट डी वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2a। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 2a हो गया है, ये बी पॉइंट है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, v1। फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। ये बना हुआ था डायग्राम और ये करेक्ट ऑप्शंस, ये मैं बता रहा था। ठीक, तो चलिए इस डीपीपी को अटेम्प्ट करिएगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।